सो हमारा क्वेश्चन है, देखो ये चैप्टर 1 मत पकड़ना बिकॉज ये एमएड का बुक्स है, ये आपके बीएड का बुक्स नहीं है, ये एमएड का बुक्स है। एमएड में भी ये सब है और डिटेल्ड होता है, मैंने काट छाट के दिया हुआ है, ठीक है। सो अभी बुक में मेंशन है मार्जिनलाइजेशन एंड स्टेरियोटाइप विथ स्पेशल रेफरेंस टू, कौन से पॉइंट्स को पकड़ के करना है? जेंडर, सोशल क्लास, पॉवर्टी। जेंडर मतलब आपके हो गए सेक्सुअल पॉइंट्स के आधार पे जो लिंग निर्धारित होता है, बायोलॉजिकल पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो सोशियोलॉजिकल पॉइंट्स बनते हैं, जो लिंग आपके ऊपर लिंग के गुण कैरेक्टर सब मेंशन किए जाते हैं, उस कैरेक्टर के बेसिस पे क्या क्या भिन्नताएं आती हैं या क्या क्या मानना बाउंड होता है उसको लिखना पड़ेगा। और एक चीज़ आया कि सोशल क्लासेस के बारे में आपको मैंने पहले भी सोशल क्लास पढ़ाया था, फिर से पता है जब सेकंड पेपर स्टार्ट होगा उसमें भी सोशल क्लास को पढ़ना है। एंड उसके बाद और एक टॉपिक आएगा पॉवर्टी, गरीबी। सो हम पॉइंट्स को अभी स्टार्ट करते हैं, पहले इधर पॉइंट्स देख लो फटाफट, उसके बाद जाओगे। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे? इंट्रोडक्शन, पहला है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका दोगे? मार्जिनलाइज्ड, और मार्जिनलाइजेशन होता क्या है तो मैंने एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू बताया है। जैसे कि यहाँ पे देखो इस ग्रुप में कौन है ना, ग्रुप में हमारे रिच पर्सन है, किसको निकाल दिया ना, मार्जिनलाइज्ड कर दिया अदर्स को, जैसे कि एसटी हो गए, एससी हो गए, बच्चे हो गए, वुमेन हो गया, वुमेन के साथ सेक्सुअल माइनॉरिटीज हो गए और डिजाबल्ड हो गए, इन सबको हमने क्या कर दिया? अपने कैटेगरी से अलग कर दिया। सोसाइटी में सिर्फ रिच पर्सन रहेंगे, बाकी सबको हमने अलग कर दिया, ठीक है, अलग रख दिया। तो उसको हमने एक्सक्लूसिव पॉइंट्स पे रखा है। एक्सक्लूसिव, इंक्लूड करने से इंक्लूसिव होता। यहाँ पे थोड़ा सा आपको डेफिनेशन एक देना है, फिर आपको मीनिंग लिखना है। तो मीनिंग में क्या है देख लो ना, दिस ग्रुप इज कॉल्ड, जो मार्जिनलाइज्ड होते हैं मतलब जो भुगत रहे हैं रूढ़िवादी से, कि रूढ़िवादी की वजह से उनको भेदभाव करके अलग कर दिया गया है। सो उनको हम कौन सा ग्रुप बोलेंगे ना? मार्जिनलाइज्ड ग्रुप बोलेंगे, उनको हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप बोलेंगे। देन क्या हुआ ना, हु हैव, कौन से ग्रुप को मार्जिनलाइज्ड ग्रुप बोला जाता है? देखो इस सोसाइटी में क्यों हम अलग अलग हुए हैं? ड्यू टू द यूज ऑफ रिसोर्सेस, जो भी हमें मटेरियल्स मिलता है ना, उसी का व्यवहार करते हुए किसी मटेरियल का रेट अगर 10,000 है तो सोच लेना है कि वो रिच पर्सन के लिए है। किसी चीज़ का दाम अगर 100 रुपया है तो वो मिडिल क्लास एंड एस टी के लिए। यहाँ से समझ रहे हो, जो हाई क्लासेस वाले होते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं, हर एक चीज़ का शॉपिंग वो मॉल से करेंगे, उनको कोई बार्गेनिंग नीड नहीं होता। बट जो गरीब होते हैं वो ऑलवेज क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, दो पैसा कैसे बचा ले वही चीज़ देखते हैं। तो वो एक्चुअल क्या करते हैं ना, रिसोर्सेज बचाना चाहते हैं, बट उनको कम रिसोर्सेज मिलता है, सो हु हैव लो रिसोर्सेज और लिटिल कंट्रोल ओवर देयर लाइफ, जिनको अपने लाइफ के ऊपर कंट्रोल भी कम दिया गया है या रिसोर्सेज भी कम दिए गए हैं, उनको हम बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ठीक है। एंड दिस इज ड्यू टू सोशल रूल और नॉर्म्स। ये किस लिए हुआ? दिस इज ड्यू टू सोशल और सोशिएटल रूल्स। एंड ये आप सोशल भी लिखोगे तो भी चलेगा, सोशिएटल भी लिखोगे तो भी चलेगा, मतलब सामाजिक रीति नियम की वजह से हुआ, रीति नीति और नियम की वजह से ही हो रहा है, ठीक है। देखो हमने बोला था कि ये कॉमनली मैच करता है, तो यहाँ पे क्या चीज़ आया ना, स्टीरियोटाइप्स के पॉइंट्स भी आ गए, ठीक है। ये कैसे? सोशिएटल रूल्स में जो रहते हैं, समाज में जो रीति नीति रहते हैं, कुछ रीति नीति पुराने होते हैं और वही रूढ़िवादिता जो चले आ रहा है आदर्श नीति को तोड़ देता है और पुराने थॉट्स को गुजार देता है। तो ये हो गए स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स मतलब जो चीज़ें कुप्रथाएं हैं, सुपरस्टिशियस बिलीव्स है, अंधविश्वास है, जिसको हमें भरोसा नहीं करना चाहिए था, बट क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी उसको भरोसा करते थे, हमारे पूर्वज भी उसको भरोसा करते थे, तो उसी को हम रटते हुए चलते हैं और दिमाग में वही चलते चलते आगे हमारे बच्चों तक, बच्चों से आगे ऐसे ही चलते जाएगा। उस वजह से भी हमें क्या मिलता है, कभी कभी हम गरीब के गरीब ही रह जाते हैं या फिर हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये बोला गया ओल्ड रिपीटेड थॉट्स, स्टीरियोटाइप्स को और एक पॉइंट में बोला जाता है ओल्ड रिपीटेड थॉट्स। इसमें क्या क्या पॉइंट्स आया जिसकी वजह से हम इतने मार्जिनलाइज्ड होके या पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रह गए। रिसोर्सेज हमें कम मिले, ठीक है। डिप्राइव्ड सेक्शन से हैं एस टी एस सी, जो वंचित ग्रुप, वंचित होते हैं ना, जो लोग वंचित रह जाते हैं, मतलब उनको जो मिलना था उनसे वो वंचित हो गए, ठीक है, डिप्राइव्ड सेक्शन बोला गया। नो एबल टू पार्टिसिपेशन, नॉट एबल टू लिख देना, करेक्ट होगा, नॉट एबल टू पार्टिसिपेशन। और देखो आप अगर जब सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी में कोई भी नियम बनाने के लिए आपको पूछना चाहिए, दूसरे लोग आपको पूछना चाहिए कि हम लोग हायर क्लासेस के हैं, सिर्फ हम ही नियम बनाएंगे और तुम लोग लोअर क्लासेस के हो, नहीं बनाओगे क्या? सब इक्वल होना चाहिए, बट इक्वल हो के भी हम लोग नहीं है, तो इसलिए हमें एबिलिटी नहीं दिया गया है पार्टिसिपेशन करने का। मैरी विद इन कम्युनिटी, अपने ही बिरादरी में शादी कर सकते हो, दूसरे के नहीं। कॉमन बर्डन एंड प्रॉब्लम्स, ये जो हमें स्टेरियोटाइप्स के थ्रू क्या किया गया है, ढकेल दिया गया है कि एक ही टाइप के ग्रुप में ही तुम रहोगे, तुम रिच नहीं बन सकते या तुम हाई क्लास में नहीं आ सकते, तुमको सेम बर्डन दिया गया, सेम प्रॉब्लम दिया गया।
डोमिनेट ग्रुप तुमको हमेशा दबा के रखा जाएगा। कौन दबाएगा? डोमिनेट ग्रुप दबाएगा। आप कौन हो? आप रिसेसिव ग्रुप हो जो दब जाएगा, ठीक है। और नॉट हैव दैट मच ऑफ एबिलिटी टू प्रोड्यूस और डिसीजन मेकिंग, आपके पास कुछ भी नहीं दिया गया है, जैसे कि आपको डिसीजन भी लेने के लिए नहीं दिया गया, या फिर आपको कुछ भी चीज़ें नया उत्पाद करने के लिए भी नहीं दिया गया, प्रोडक्शन करने के लिए भी नहीं दिया गया। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, उनका नाम देखो, जैसे वुमेन। आप बोलोगे मैम वुमेन कैसे आ गए? पहले के टाइम पे सतीदाह प्रथा सुना था ना, एंड वुमेन को एजुकेशन भी नहीं दिया जाता था, तो इसीलिए तो अभी इतने सारे रूल्स बन रहे हैं, बिकॉज वुमेन भी ह्यूमन है, एंड उसको भी मतलब वही सेम एक मदर को उम्र बच्चे को रखने के लिए 9 महीने का टाइम चाहिए, उतना टाइम तो एक वुमेन को भी रखा जाता है ना, एक गर्ल चाइल्ड को भी रखा जाता है। देन इशू ही क्या है? उसको इंसान समझो, इक्वल में रखो, ठीक है। वो जो पुराने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पैरों की जूती हो गया, या फिर कुछ कुछ लाइन्स ऐसे बोले जाते थे, वो सारे वर्ड्स गए, उस टाइम को हमें छोड़ना है, ठीक है। तो वुमेन अगर सोचो, इनको ना ट्वाइस टाइम क्या किया जाता था, डिजाबल्ड बोला गया। क्या हुआ? पहले तो इनको बाहर निकलने नहीं देते थे, सेकंड हो गया ये, अगर सोच लो, एक तो ये वुमेन है, उसके ऊपर से इनको अगर कोई इशू है बॉडीली, जैसे ये डिजाबल्ड है, हैंडीकैप्ड है या विकलांग है, तो इनको डबल टॉर्चर होता था। एक तो इनको कोई घर पे रखना नहीं चाहते थे, अगर रखते भी थे उनके साथ मिसबिहेव किया जाता था, जो कि जैसे बोल दो मोलेस्टेशन, रेप, ये सब किया जाता था, एंड वो कुछ कर भी नहीं पाते थे। सो ये दो बार टॉर्चर होते थे, इसलिए वुमेन ग्रुप को भी डिप्राइव्ड सेक्शन में सबसे पहले रखा गया है। उसके बाद तो ST SC है ही लोअर कैटेगरीज में। बच्चे हैं, बच्चों को अभी तक भी यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि अंडर 14 ईयर्स वाले को भी अभी तक डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में या कारखानाओं में उनको कम पैसों में लेबरर बनाए जा रहे, काम करवाए जा रहे, वर्कर बनाए जा रहे हैं, तो वो भी इशू आ गया। सेक्शुअल माइनॉरिटीज़, एक तो आप माइनर ग्रुप से हो, फिर सेक्सुअली आपको हैरेस भी किया जा रहा है। सोचो, माइनर ग्रुप्स मतलब छोटे हो, जुवेनाइल कस्टडी में आ जाओगे, जुवेनाइल डेलिक्वेंसी होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं इन बच्चों को भी, ठीक है। एंड लास्टली डिजाबल्ड वन, डिजाबल्ड मतलब बहुत सारे टाइप्स के डिजाबल्ड होते हैं, एंड इन डिजाबिलिटीज़ को हम मतलब क्या है ना, इक्वलाइज नहीं कर पाते, समानता नहीं दे पाते, इनको हमें सोसाइटी में रखना है, बट हम लोग उसको आगे बढ़ना नहीं दे रहे। तो अभी के टाइम पे ये जो स्टेरियोटाइप्स देख रहे हो ना, इतना पॉइंट्स मैंने बोला, सोचो ये स्टेरियोटाइप की वजह से ही मार्जिनलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। सो ऐसे आंसर बनाओ जो कि दोनों के लिए काम पे आए, ठीक है। मैं ऐसे पढ़ाऊंगी कि दोनों के लिए काम पे आएगा। तो आपको मैंने आज शॉर्टकट दे दिया, क्योंकि अभी स्टार्ट करूंगी तो फिर बीच में एक क्लास ऑफ रहेगा हमारा, तो इसलिए मंडे ये फिर से टॉपिक स्टार्ट होगा, एंड मंडे ये पूरा। अभी के लिए आप चाहो तो जो मार्क करके दिया है उतना लिख सकते हो, एंड ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अपना नोट्स बना सकते हो, बिकॉज ये एक शॉर्टकट नोट दिया है आपको 1 पेज का, इसके थ्रू एक्सप्लेनेशन अगर दे दिया तो ये आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इतना भी जो समझ गए अंदर में भी वही है, बस एग्जाम्पल के साथ ही मेंशन है, इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, एंड इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग, एंड आपके सेक्स रेशियोज कैसे वगैरह, वही पॉइंट्स है। अदरवाइज जो पॉइंट्स अभी पढ़ाया उतना एनफ है एक आंसर अगर लिखना चाहो तो लिखने के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ आया? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू क्लास, नमस्ते टू ऑल। अभी देखो टॉपिक में 2 टॉपिक आए, मार्जिनलाइजेशन एंड स्टीरियोटाइप विद स्पेशल रेफरेंस टू जेंडर, सोशल क्लास एंड पॉवर्टी। आप ये 3 पॉइंट से एक्सप्लेन करेंगे, बार बार रिपीट कर रही हूँ। अगर आपको मार्जिनलाइजेशन पता है क्या लिखना है, तो मार्जिनलाइजेशन के पॉइंट्स भी याद कर लो कि वो डिपेंड करता है स्टीरियोटाइप्स के ऊपर। स्टीरियोटाइप्स क्या है? कुप्रथाएं हैं, या फिर ऐसा कथन जो बार बार आपको दोहराया जाता है पुराने ख्यालों के साथ, तो उसको हमने बोल दिया स्टीरियोटाइपिंग। अभी पॉइंट ये है कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। मार्जिनलाइटी ये इंट्रोडक्शन है, इस साइड का पॉइंट्स मैं आपको समझा चुकी थी, ये वीडियो के साथ वो वीडियो भी मैं अटैच कर दूंगी, आप देख लेना। अभी इंट्रोडक्शन में मार्जिनलाइजेशन होता क्या है देखो। मार्जिनलाइटी इज एन एक्सपीरियंस दैट अफेक्ट्स मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड. People who are marginalized have relatively little control over their lives and resources available to them. This result in making them handicapped in delaying contribution to society. Suppose you are a part of this society. Suppose क्यों बोलूँगी, आप हो ही इस सोसाइटी के पार्ट में, एंड ये समाज आपके थ्रू ही बन रहा है, ठीक है। आप इसके अंदर हो, आप ओपिनियन देते हो, आप शेयरिंग करते हो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपना कर्तव्य को निभाते हो, वही बोला गया। एंड उसके बाद जो भी रिसोर्सेस हैं जो हम उत्पादन करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको भी यूटिलाइज किया जाता है इस सोसाइटी के विद इन, ठीक है। तो सोचो मिलियंस ऑफ पीपल इस सोसाइटी में प्रेजेंट है, इस वर्ल्ड में प्रेजेंट है, एंड डिफरेंट वे से उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। दारिद्र्य सीमा रेखा के नीचे जैसे रखे जाते हैं ना, या फिर कोई भी ऐसा लकीर खींच दिया जाता है, या फिर भेदभाव दिखाया जाता है कि वो अलग हो जाते हैं इस सोसाइटी से, समाज से।
सो पीपल हु आर मार्जिनलाइज, जो लोग मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं, जिनको भेदभाव करके अलग रखा जा रहा है, दूरीकरण किया जा रहा है, अलग रखा जा रहा है, तो उनका जो कंट्रोल है उनके जीवन के ऊपर वो बहुत ही कम होता है। कभी भी चाहो तो गवर्नमेंट उसको हटा सकता है, कहीं पे भी उनको कुछ मिलता नहीं है प्रॉपरली, रिसोर्सेज अवेलेबल प्रॉपर नहीं होते, ये सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। एंड दिस रिजल्ट्स इन मेकिंग दैम हैंडीकैप्ड इन डिलेइंग कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। अभी सोचो ये चीज़ अगर हमारे साथ बार बार रिपीटेडली किया जाए तो हम धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, पंगु, या फिर बोल सकते हो हैंडीकैप, विकलांग हो जाएंगे। हमारा जो कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी के लिए है वो तो हमें करने नहीं दिया जाएगा बिकॉज ऑफ हायर सोसाइटी के पर्सनस के लिए। हायर सोसाइटीज़ जो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है सोसाइटी में, बिकॉज वो रिसोर्सेज देता है, वो सब कुछ अपना कंट्रोल दिखाता है, वो अपना सब कुछ दिखाता है, तो इसलिए हमें कुछ नहीं मिलता है कि हम शो कर सकें अपना कंट्रीब्यूशन इस सोसाइटी के लिए, ठीक है। ये पहला इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन यहाँ पे भी कुछ लिखा गया था कि इंट्रोडक्शन के बाद आपको थोड़ा सा डेफिनेशन देना है। मार्जिनलाइज्ड का मतलब क्या है ना, मार्जिनलाइज्ड अदर ST SC चिल्ड्रन, वुमेन, सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ एंड डिसेबल्ड, ठीक है। सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ एंड डिसेबल्ड जो है, ST SC जो है, वुमेन जो है, चिल्ड्रन जो है, जिनको हम स्लम एरियाज से बिलोंग करें, पुअर कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं, तो उसको हम अलग रख दे रहे हैं। देखो ST SC आया, कास्टिज्म आ गया, चिल्ड्रन वुमेन आया, सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ एंड डिसेबल्ड आ गए, जो हैंडीकैप्ड लोग आ गए। सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ जिनको हम लायक नहीं समझते हैं कि वो सोसाइटी में रहना चाहिए, जस्ट लाइक द ट्रांसजेंडर्स, ए जेंडर, पेन जेंडर, ये सारे जेंडर के वेराइटीज़ हैं। चिल्ड्रन वुमेन, इनको हमने क्या कह दिया कि ये सारे हमारे वीकर क्लासेस में आ जाते हैं, मतलब वीकर सेक्शंस में हो गए। अभी सेक्शन बोलोगे तो आप समझते थे ST SC, बट ST SC के साथ हम सारे लोग भी क्या है, वीकर हैं, जो लोग पुअर ग्रुप से आ रहे हैं या फिर स्लम एरिया से आ रहे हैं। इनको मार्जिनलाइज करना है, कौन करेगा, रिच। अभी मैंने ऐसे डायग्राम दिया है, आप भी वैसे ही डायग्राम कर दीजिएगा, ऐसा छोटा सा डायग्राम बनाओ, इसमें लिख दो रिच और बाहर रख दो ये सारे ग्रुप्स को। तो ये हमने एक बाउंड्री क्रिएट कर दिया है इन दोनों के अंदर, ये दो ग्रुप्स के अंदर, कि तुम यहाँ से अलग हो गए हो। तो इनका जो मतलब आपका रिसोर्स अवेलेबल है इनके लिए, ये बहुत ही कम है, लिटिल अमाउंट में है, लिटिल अमाउंट में है, ठीक है। प्लस इनका जो कंट्रोल है अपने लाइफ के ऊपर वो भी लिटिल है, बहुत ही कम है। सो डेफिनेशन थोड़ा सा देना है, अगर डेफिनेशन देखना है तो यहाँ पे डेफिनेशन में बोल सकते हो क्या है, आगे चलो देखने को नहीं मिलेगा क्या डेफिनेशन। हाँ, डेफिनेशन यहाँ पे प्रॉपरली नहीं है, बट फिर भी देखो डेफिनेशन मैं ढूंढ रही हूँ आपके लिए, ये है डेफिनेशन। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक हेल्थ, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक हेल्थ लिखा गया है, ठीक है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक हेल्थ डिफाइंस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, टू बी मार्जिनलाइज्ड इज टू बी प्लेस्ड इन द मार्जिन्स, इनको मार्जिन्स में रखा गया, दस एक्सक्लूडेड फ्रॉम द प्रिविलेज एंड द पावर फाउंड एट द सेंटर, ठीक है। इनसे हमने क्या निकाल दिया या किस चीज़ों के बेसिस पे इनको एक्सक्लूड कर दिया, अलग कर दिया ना, प्रिविलेज एंड पावर में उनको जो मिलना चाहिए था उससे वंचित रख दिया, एंड प्लस उनको जो पावर चाहिए था उसको भी नहीं दिया, ठीक है। जो कि सेंटर में मिलता है, साइड में रख दिया ना इन लोगों को, तो सेंटर में क्या है, रिच पर्सन है, उनके पास प्रिविलेज एंड पावर सब कुछ प्रेजेंट है। तो ये कौन सा बोला गया ना, एनसाइक्लोपीडिया पब्लिक हेल्थ डिफाइंस मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एज, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। लैटिन ऑब्जर्व दैट, लैटिन में एक पॉइंट आया वर्ड मार्जिनलिटी, मार्जिनालिटी, मार्जिनलिटी इज सो थॉरोली, क्या करता है, थॉरोली डिमिनिंग, डिमिनिंग फॉर इकोनॉमिक वेलबींग, फॉर ह्यूमन डिग्निटी एज वेल एज फॉर फिजिकल सिक्योरिटी। मार्जिनलिटी थॉरोली किस में कमी रह रहा है या झुक रहा है ना, वो उनको हम इकोनॉमिक वेलबींग बनना चाहिए उनको, बट वो बन नहीं पा रहे। उनको ह्यूमन डिग्निटी चाहिए सोसाइटी में, उनको एक रेस्पेक्ट चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। एज वेल एज उनको फिजिकल सिक्योरिटी, अपने बॉडी के ऊपर, अपने जो लाइफ है उसके ऊपर उनको सिक्योरिटी चाहिए, वो भी उनको नहीं मिला। आपको अभी जिंदा रहना है या मर जाना है, ये भी आपके पास नहीं है, आपके पास उतना भी क्या नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। वो किसके पास कंट्रोल है, जो अपर लेवल्स में प्रेजेंट है वो ही कंट्रोल कर रहे हैं। सपोज वो रिसोर्सेज देना बंद कर देंगे, पैसे देना बंद कर देंगे, वीक हो जाओगे, खाना पीना नहीं मिला, मर जाएंगे, जो कि लॉकडाउन में भी देखने को मिला था। हायर सोसाइटीज़ वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ इस लॉकडाउन से, बट जो वीकर सेक्शंस के हैं, वुमेन्स हैं, पुअर सेक्शंस, स्लम एरियाज, ये से बिलोंग कर रहे हैंडीकेप वाले हैं, उनको बहुत ही इशूज़ हुआ था। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से आपको लिखना है। ऊपर चलते हैं थोड़ा मीनिंग में, तो मीनिंग से पहले ये पहले डिफाइन कर लेते हैं कि मीनिंग क्या बोल रहा है ना। मीनिंग बोल रहा है इनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ही बोलोगे। जो ग्रुप मार्जिनलाइज्ड हो रहा है उनको मार्जिनलाइज्ड ग्रुप बोलोगे, जिसमें सब कोई आ गया, ST SC चिल्ड्रन, वुमेन एंड जो भी आपके हैंडीकैप एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज हु हैव लो रिसोर्सेज, लिटिल कंट्रोल ओवर देयर लाइफ, जिनके पास रिसोर्सेज कम है एंड लिटिल कंट्रोल ओवर देयर लाइफ, उनके लाइफ के ऊपर भी उनका कंट्रोल बहुत कम है। दिस इज ड्यू टू द सोसाइटल रूल। ये किस लिए हो रहा है, सोसाइटी के नियम के अकॉर्डिंग। ये सोसाइटी के नियम कौन बना रहे हैं ना, सोसाइटी के जो भी हायर ऑथोरिटीज़ वाले लोग हैं वो बना रहे हैं, एंड नॉर्म्स जो बना हुआ है, ठीक है।
ये लिखा गया। अच्छा, मीनिंगली अगर स्टेरियोटाइप्स क्या होता है, ओल्ड रिपीटेड थॉट्स, बार बार जो दोहराए जाते हैं उसको बोला गया। अभी देखो फिर से पॉइंट आ गया हमारा नेक्स्ट बुक से। मार्जिनाइजेशन डिप्राइव्स ए लार्ज मेजोरिटी ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब। मार्जिनाइजेशन क्या कर रहा है बताओ, बहुत सारे लोगों को वंचित रख रहा है। डिप्राइवेशन वंचित रखना, लार्ज मेजोरिटी ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब, ग्लोब मतलब पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों को ये क्या कर रहा है, सेपरेट कर दे रहा है। किससे सेपरेट कर रहा है, फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। उनका उन्नति कैसा होगा, अगर हमें एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, मार्जिनलाइज कर दिया गया, तो हम प्रॉब्लम्स में घुसेंगे भी नहीं, प्लस हमें अलग रखा जाएगा, हम सोसाइटी के बारे में जान भी नहीं सकते। एंड रिसोर्सेज जितने भी अवेलेबल है, हमें लगेगा कि हमें इतना मिल रहा है। सोच लो 100% अगर रिसोर्सेस हैं, उनमें से सिर्फ आपको 20% मिल रहा है। 80% वैसे के वैसे हायर लोगों को दिया जा रहा है, बट हायर सोसाइटी में कम लोग हैं, तो यहाँ पे वही ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ भी कर रहे हैं, एंड हमें इतने थोड़े से में एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो ये मार्जिनलाइज्ड हो गया पहले पॉइंट। मीनिंग ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड मार्जिनलाइजेशन। इन जनरल द टर्म मार्जिनलाइजेशन, अगर मतलब हम लोग टर्म को देखना चाहते हैं इन जनरल में, तो द टर्म मार्जिनलाइजेशन डिस्क्राइब्स ओवर्ड एक्शंस और टेंडेंसीज ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज। इस सोसाइटीज में जो लोग हैं उनका जो ओवर्ड मतलब एक्सपेक्टेशंस है या एक्शंस हैं, टेंडेंसीज है, बार बार दोहराते रहते हैं जो चीज़, ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज बोला गया। वेयर द पीपल हु दे परसीव टू अनडिजायरेबल और विदाउट यूजफुल फंक्शन आर एक्सक्लूडेड। जो चीज़ों को मिलना चाहिए था हमें, वो ना मिल के हमें बोला गया कि तुम कुछ डिजर्व ही नहीं करते हो, तुम अनडिजायरेबल हो या यूजफुल नहीं हो, क्योंकि तुम रिचेस्ट पर्सन नहीं हो या रिच ग्रुप में नहीं आते हो, तो तुमको हमने यूजफुल ना बोल के अनयूजफुल बोल दिया, मिसयूज के हिसाब से देख लिया, या फिर जिसको हम कुछ सोचते ही नहीं है, अनडिजायरेबल थिंग सोच लिया, तो उसको हम एक्सक्लूड कर दिए। ठीक है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप क्या होता है ना, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स किसको बोला गया, देखो, दिस पीपल हु आर मार्जिनलाइज्ड फ्रॉम ए ग्रुप और कम्युनिटी फॉर दैट प्रोटेक्शन, हम अपने प्रोटेक्शन से वंचित हो गए। इंटीग्रेशन, हम जो सोसाइटी में मिक्स नहीं हो पाते, आर नोन एज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, इनको हमने मार्जिनलाइज्ड ग्रुप बोला। दिस लिमिट देयर अपॉर्चुनिटीज, ये किस में लिमिटेड हो जा रहे हैं, अपने अपॉर्चुनिटीज में। हमें जो क्या बोलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए, जो सुख सुविधा मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहे। एंड मीन्स फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो भी नहीं मिल रहे, उससे भी हम वंचित हैं। सो पीटर लियोनार्ड डिफाइंस, उन्होंने डिफाइन किया मार्जिनलाइज्ड को एज बीइंग आउटसाइड द मेनस्ट्रीम ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी एंड और सोशल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी। बीइंग आउटसाइड बोला गया, सपोज ये रिप्रोडक्टिव ग्रुप है जो कि हमेशा पैसे को बढ़ा रहा है, रिसोर्सेज को और यूटिलाइज करके और भी नए नए रिसोर्सेज बना रहा है, जो कि हम रिच पर्सनालिटीज़ को यहाँ पे रख देते हैं। वो उन्होंने क्या किया, एक बैरियर क्रिएट करके हमें आउटसाइड में ही रख दिया, आउटसाइड में रख दिया, इनसाइड में लाया ही नहीं, आउटसाइड रख दिया। तो ये चीज़ हो गया आपका कि बीइंग आउटसाइड द मेनस्ट्रीम ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, मेनस्ट्रीम ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी और सोशल रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी, हमें अलग रख दिया गया। सोसाइटी में हम ना तो कोई रिप्रोड्यूस कर सकते, रिप्रोडक्शन यहाँ पे बच्चा जन्म देना ये नहीं है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं अपना सोसाइटल जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको लेके चलना और उसमें भागीदारी लेना, उससे हमको अलग कर दिया गया, उससे हमको पूरा ही अलग कर दिया गया। तो ये पॉइंट आया इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन तक। अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। सो यूजुअली माइनॉरिटी ग्रुप हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। माइनॉरिटी ग्रुप के जितने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि आपको बोला जाएगा कि माइनर ग्रुप्स कौन से हैं, ST SC वुमेन्स, चिल्ड्रन एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ जो आ रहे, इनके बारे में बोला गया, इवन हैंडीकैप्ड ऑल्सो। तो इनको लेके हमने क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया। पहले के टाइम पे ना बहुत सारा डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होता था, वुमेंस को लेके टॉर्चर किया जाता था, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को पढ़ाया नहीं जाता था, उनको अभी भी बहुत सारे जगहों पे मार दिया जाता है या एबॉर्शन कर दिया जाता है। अगर गर्ल चाइल्ड रहती हैं तो पता चलता है अगर कि गर्ल चाइल्ड है तो मार दिया जाता है। या फिर राजस्थान जैसे जगह पे आजकल भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, देखने को मिला है कि वहाँ पे अगर गर्ल चाइल्ड होते तो दूध में, खोलते हुए दूध में डुबो के मार दिया जाता है, मतलब जला के। तो ये सारा सोचो कि इतने सारे कुप्रथाएं चढ़ी थी, स्टीरियोटाइप्स चल रहा था, उसमें हमें चेंजेस चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि वो माइनॉरिटीज़ ग्रुप के लिए कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को दे दें। तो फर्स्ट पॉइंट ये है, इट सफर्स फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन, अधीन में रहना, स्वाधीन आप नहीं रह पाओगे, अधीन में रहोगे, किसी के अंडर पे रहना। सपोज आई एम योर बॉस एंड आई एम गिविंग यू सम इंस्ट्रक्शन एंड यू हैव टू फॉलो दैम, दैट मीन्स यू आर माई सबऑर्डिनेट, आप मेरे अधीन में रह रहे हो, आपको मानना पड़ेगा मेरे बातों को, मैंने जो बोला उस बातों को मानना पड़ेगा, सबऑर्डिनेशन बोला गया। डिस्क्रिमिनेशन फिर बोल रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव करना।
डिस्क्रिमिनेट यहाँ पे किस किस बेसिस पे हो सकता है, जेंडर के बेसिस पे, रेसेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, या फिर आपके रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी के बेसिस पे, पढ़ाई एजुकेशन के रिलेटेड, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड, या फिर एनी टाइप ऑफ जो फैसिलिटीज़ आपको मिलना चाहिए था बट सोसाइटी वो नहीं दे रहा है, क्लासेस के बेसिस पे भी, अर्निंग के बेसिस पे, जॉब के बेसिस पे, बहुत कुछ। तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेट करना मतलब भेदभाव। सेपरेशन, वन काइंड ऑफ सेपरेशन बिटवीन द हायर ग्रुप्स एंड द लोअर ग्रुप्स ड्यू टू द सम अनअवॉइडेबल रीजंस, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से हम इसको डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ठीक है। नंबर 2, दे हैव फिजिकल एंड और कल्चरल ट्रेट्स सेट देम अपार्ट। दे हैव फिजिकल एंड कल्चरल ट्रेट्स बोला गया, ट्रेट्स मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स और फैक्टर्स होता है। सो ऐसा कुछ फिजिकल और कल्चरल ट्रेट्स हो गए, जैसे कला संस्कृति के हिसाब से हमें अलग कर दिया गया, या फिर हमें कुछ ऐसे चीज़ों के बेसिस पे अलग कर दिया गया जो कि हमें मिलना था बट हमें छोड़ दिया जा रहा है या वंचित रखा जा रहा है। सो फिजिकल मतलब हमारे रंग रूप के हिसाब से, या फिर हमारे हाइट के हिसाब से, या फिर हमारे सेक्सेस के हिसाब से हमें अलग कर दिया गया। एंड व्हिच आर डिसअप्रूव्ड ऑफ बाय ए डोमिनेंट ग्रुप, मतलब जिसको अप्रूवल नहीं दिया गया, मान्यता नहीं मिला इस हायर ग्रुप से, या फिर डोमिनेंट ग्रुप, जो ग्रुप आपके ऊपर रहता है या फिर आपको दबा के रखता है उसको डोमिनेंट ग्रुप बोला जाता है। एंड जो ग्रुप दब जाता है उसको रिसेसिव ग्रुप। द ग्रुप which shows their extensive power or extensive work on you, so that is called, or that group is called dominant group. And the group which shows dominancy, या फिर which shows just like the recessive characteristics, which suppress his own feelings or suppress everything for the dominancy, तो उसको बोला गया हमने क्या, रिसेसिव ग्रुप। तो आप जो बातों को मान के चुपचाप इस सोसाइटी में रह जाता है, दब के रह जाता है, तो उनको हमने बोल दिया रिसेसिव ग्रुप। एंड जो रेज करते हैं पॉइंट्स को, या फिर जो लॉज बनाते हैं, जो इस फिजिकल जो पॉइंट्स हैं उसको क्रिएट करते हैं, जो ये कल्चर्स को अपना ही कल्चर मान के आगे चलाते हैं, तो उसको हमने डोमिनेंट ग्रुप बोला, जिसके बातों को हमें मानना बाउंड हो गया। दे शेयर ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। ठीक है, कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड कॉमन बर्डन्स। हम में क्या कॉमन है, हमारा बर्डन सेम है, हमारा प्रॉब्लम सेम है, हमारे आइडेंटिटी भी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि हम एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वो है पुअर ग्रुप, या फिर मिडिल ग्रुप, या फिर जस्ट लाइक ऐसा ग्रुप जिनको अभी जॉब नहीं मिला, जॉबलेस ग्रुप, या फिर जेंडर के बेसिस पे वी आर सेपरेटेड। तो हम सेपरेट होके भी एक एक ग्रुप में क्रिएट हो गए, ए जेंडर, पेन जेंडर एंड बाइसेक्सुअल, सेक्सुअल, इसके बेसिस पे। तो ये सब क्या हो गया, दे शेयर ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, हमारा कॉमन आइडेंटिटी है, वी हैव कॉमन आइडेंटिटीज एंड कॉमन बर्डन्स ऑल्सो, हमारा जो प्रॉब्लम है वो भी कॉमन है। नेक्स्ट देखो, दे हैव शेयर्ड सोशल रूल्स अबाउट हु बिलोंग्स एंड हु डजंट। इनका जो सोशल रूल्स है वो भी सेम है, कौन इससे बिलोंग करता है कौन नहीं, बस ये देखना है। दे हैव ए टेंडेंसी टू मैरी विद इन द ग्रुप। हमें शादी करने के लिए हमारा ही ग्रुप मिला है। कास्टिज्म जानते हो, कास्टिज्म के बेसिस पे ये रूल फिक्स्ड है कि हम अपने ही ग्रुप में ही, कम्युनिटी में शादी कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं। एंड ये मैरिज भी हायर सोसाइटी से मैरिज नहीं होगा। आप अगर मिडिल क्लास से हो तो मिडिल क्लास वालों के अगेन गोत्र वगैरह देखा जाता है, उसके बेसिस पे होते हैं। अगर अलग ग्रुप में भी देखते हो तो उनका भी सेम रहेगा। तो ऐसे पैटर्न नहीं रहता है कि दे हैव टेंडेंसी टू मैरी विद इन द ग्रुप। इनका एक बार बार यही रूटीन चल रहा है कि हम अपने ही ग्रुप में शादी कर सकते हैं या मैरिज कर सकते हैं। 10, मार्जिनाइजेशन इज ए कम्प्लेक्स एज वेल एज द शिफ्टिंग फेनोमेनन लिंक टू द सोशल स्टेटस। मार्जिनाइजेशन एक कम्प्लेक्स थिंग है, कम्प्लेक्स है, बहुत ही जटिल है, और ये शिफ्टिंग फेनोमेनन है। ये एक जगह से दूसरे जगह को भी शिफ्ट होता है, ये हमेशा चलते भी रहता है। ठीक है, सोसाइटी के थ्रू, सोशल स्टेटस से ये लिंक्ड होते हैं। ठीक है, अभी वेरियस मार्जिनलाइज ग्रुप्स एंड देयर प्रॉब्लम्स हम जानेंगे एक के बाद एक। 6 पॉइंट्स हैं हमारे पास, 6 कैटेगरीज हैं, एंड ये 6 कैटेगरीज के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं हम वो जानेंगे। ठीक है, उससे पहले बता दो कि आपको समझ आया, ये सुन लो, यहाँ तक क्लियर है क्या? हम पॉइंट ये होगा, कम्युनिटी हमारा सेम रहेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि वेरियस मार्जिनलाइज ग्रुप्स एंड देयर प्रॉब्लम्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम्स में हम किसको लेके आए हैं, कि कौन सी ग्रुप को लेके आए? वुमेन को। Women under different economic condition and under the influence of specific historical, cultural, legal, religious factor, marginalization is the one of the manifestations of gender inequality। आपको मैं बता दूं कि इनइक्वालिटी बहुत है। यहाँ पे जितने पॉइंट्स हैं ना, कहीं पे भी ये नहीं मेंशन किया गया कि इनइक्वालिटी कितने टाइप्स में दिखाया गया। इनइक्वालिटी इन ऑफिसेस, इनइक्वालिटी इन जॉब सेक्टर्स, इनइक्वालिटी इन द फील्ड ऑफ सर्वेज, इनइक्वालिटी इन द हाउस, इनइक्वालिटी इन एजुकेशन सिस्टम, इनइक्वालिटी इन द लॉ मेकिंग। इनइक्वालिटी बहुत पॉइंट्स पे हैं, एंड इस इनइक्वालिटी को आप पढ़ोगे विद द इम्पॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 2 पेपर्स। द फर्स्ट पेपर नेम इज द कंटेम्प्रेरी एंड द सेकंड पेपर नेम इज दैट इज जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी। इन दोनों में ही कॉमन एक क्वेश्चन है, दैट इज वुमेन एम्पावरमेंट।
उसमें इस पॉइंट को और डिटेल लिखा गया, उसके पॉइंट्स को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जब वो पढ़ाऊंगी फिर से आपको मैं रिकॉल करवाऊंगी स्टेरियोटाइप्स एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्लस ये क्वेश्चन का। तो वहाँ पे मेंशन ये भी है मार्जिनलाइजेशन कैसे होता है वुमेन्स के लिए ना। देयर आर मेनी इश्यूज, मेनी कंडीशंस, इट इज बेस्ड ऑन मेनी कल्चर्स, कला संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, हिस्टोरिकल पॉइंट से भी जुड़ा हुआ है। पॉइंट आउट अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ से करोगे, हिस्टोरिकल पॉइंट से, कल्चरल, लीगल इशू से, लीगल मतलब आपके जो लॉ मेकिंग है उसके बेसिस पे, रिलीजियस पॉइंट्स पे भी, एंड बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अननोन है, स्टिल वो क्रिएट करे इशूज फॉर वुमेन्स, ठीक है, वुमेन्स। सो ये मार्जिनलाइजेशन का मेन पॉइंट्स हैं जो कि बोला गया, इनइक्वालिटी इसके बेसिस पे होता है एंड सम केसेस पे मैं अभी बोलूंगी। इन अदर वर्ड्स वुमेन मे बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम सर्टन जॉब्स। अभी मैंने बहुत सारे इनइक्वालिटी बोला था, अभी देखो फटाफट से लिख रही हूँ, आप अगर चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। इनइक्वालिटी यहाँ पे लिखा, मैं पहले ना वर्ड समझाती हूँ। इक्वालिटी मतलब होता है समानता, इक्विटी मतलब होता है समता। समता कब आता है? जब रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिसोर्सेज सबको इक्वल मिले, सबको इक्वल मिले, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड जो भी आपके रिसोर्सेस हैं सबको जब इक्वल मिले तो हम उसको बोलते हैं समता, इक्विटी, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। एक क्वेश्चन भी है आपका, अगेन बोल रही हूँ कि जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी वाले पेपर में जो कि मेंशन है, व्हाट इज जेंडर इनइक्वालिटी, व्हाट इज जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी। वर्सेस के पॉइंट पे समझते हैं अभी कि जेंडर इक्वालिटी, इक्वल मतलब जानते हो समान, समान जो होता है, समान चीजें, आप और मैं इक्वल इक्वल हैं, तो क्या होना चाहिए? इक्वल बोला गया तो दैट इज कॉल्ड जेंडर इक्वालिटी। अगर मैं बोलूँ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी इक्वल होना चाहिए, रिसोर्सेज भी इक्वल होना चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड इक्विटी। अगर इसमें इनइक्वालिटी आ रहा है मतलब वी आर नॉट सेम, वी आर नॉट सेम, मेल एंड फीमेल आर नॉट सेम, इतना मेंशन किया गया। इतने थोड़े पॉइंट्स में से समझाया मैंने। अभी मैं कहाँ कहाँ डिस्क्रिमिनेट कर सकती हूँ या अलग रख सकती हूँ? इन जॉब फील्ड्स तो मैंने जॉब्स लिखा, इन लॉ मेकिंग, ठीक है, होम में भी हो सकता है, सोसाइटी में हो सकता है, देन रेसिज्म भी हो सकता है, रेसेस के बेसिस पे, कलर के बेसिस पे भेदभाव आजकल किए जाते हैं, ठीक है। और कहाँ हो सकता है बताओ? कंट्री वाइड पूरा हर एक जगह पे हो सकता है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस के बेसिस पे। प्रैक्टिस जानते हो, जैसे मैंने एक अभी केस बोला था ना राजस्थान का, जो जैसे होता है, एक और एक केस बताती हूँ। आप लोग जहाँ पे एग्जाम देने जाओगे, दैट इज कुरुक्षेत्र हरियाणा, राइट। तो मैं जिस साल वहाँ पे एग्जाम देने गई थी, तो उसी टाइम पे एक लड़की, मतलब टीनेजर्स नहीं है, हमारे 20 से 25 के अंदर होगी, एंड वो किसी को लव करती थी एंड उस लड़की के साथ वो घर छोड़ के भाग गई। सो जेन्युइनली अदर केसेस में क्या होता है, मैक्सिमम टाइम जितना हार्ड गुस्सा है तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन लड़के को, और लड़के और लड़कियों को हम घर पे एक्सेप्ट नहीं करते अगर ज़्यादा से ज़्यादा गुस्सा में ही हो रहा है, राइट। इतना ही हो सकता है ना। फिल्मों में देखा था कि मार देते हैं कभी कभी, अदरवाइज यहाँ पे क्या केस हुआ पता है? सच में मारती है, ठीक है, एंड वहाँ पे कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, बिकॉज वहाँ के रूल में ये माना गया है अगर बिना परमिशन के ऐसा कुछ करते हैं तो वहाँ पे सीधा बॉय को भी मार दिया जाएगा एंड गर्ल को भी मार दिया जाएगा। तो ये देखो एक टाइप का क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेशन ही है कि इनको अपना जो भी 20s के बाद, मतलब 19 टीन एजर्स के बाद अपना अगर कुछ भी डिसीजंस लेना है उसमें भी अलाउ नहीं किया गया। बॉय ने अगर भगाया होता तो बॉय को सिर्फ मारते, बट गर्ल खुद घर छोड़ के गई है, लड़की खुद घर छोड़ के गई है, इसलिए गर्ल को भी मार दिया प्लस बॉय को भी मार दिया। तो यहाँ पे गर्ल्स का क्या है सोच लो, ठीक है। तो एक मैंने एक प्रैक्टिस यही बोला कि अभी भी कुछ स्टेट्स में ऐसे नियम हैं, बहुत सारे मॉडर्निज्म आ गया है तो ये चीज़ हटा दिया गया, बट फिर भी सोचो पूरे कंट्री में 10% तो ये इशू अभी तक है। तो प्रैक्टिसेस में बोला गया, घरेलू हिंसा बहुत हो रहे हैं, डाउरी केसेस की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, वो सब भी हो सकते हैं। जॉब सेक्टर में भी इश्यूज आ रहा है, अगर एक गर्ल को प्रेस्टिजियस जॉब्स मिलता है तो फिर भी सोसाइटी थोड़ा सा तो जेलस फील करेगा ही। उसके आगे दो बातें तो बोलता है कि वो अपने दिमाग से या फिर अपने जो भी पर्सनालिटी है उससे उसने जॉब को नहीं हासिल किया, वो बोलेंगे कुछ तो खराब काम किया होगा तभी मिला है। तो ये थोड़ा सोच विचार, ये स्टेरियोटाइप्स है, पहले के ज़माने का यही पॉइंट था जो चला आ रहा है, तो ये स्टेरियोटाइप्स है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, वैसे सेक्सुअल जैसे डायमॉर्फिज्म है, बहुत सारे वेराइटीज़ में हमारे पास सेक्सेस प्रेजेंट है, मेल फीमेल के बाद भी जेंडर्स के अकॉर्डिंग और भी वेराइटीज़ आते हैं। तो वैसे ही जॉब्स में भी जेंडर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ट्रांसजेंडर्स का तो अलाउ नहीं किया जाता, उनको अभी कुछ कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स से सिखाया जा रहा है, जैसे सीविंग का काम, नीडिंग का काम, एंड उनको जॉब दिया जा रहा है। बट नॉर्मली ऑफिस सेक्टर्स में जॉब बहुत ही कम दिया जाता था। तो ये सारे भी एक है पॉइंट, बट वुमेन के केसेस के अकॉर्डिंग वहाँ पे नज़रिया, ओपिनियन अलग आ जाता है, ठीक है। फिर और क्या बोला, लॉ मेकिंग में अभी तक देखोगे इंडिया में लॉ मेकिंग में अगर सीट सोच लो, अगर 100 है ना लॉ मेकर्स बनाने के लिए, तो उसमें से बोल दे रही हूँ 30% वुमेंस को मिलता होगा, 70% बाकी मेल के लिए होगा। मैंने नहीं बोला कि जनरल ST SC OBC,
मैंने बोला वुमेन एंड मेन, ठीक है, क्यों मैं बोलूँ। और एक चीज़ भी देख लो, लास्ट 1-2 डेज़ के पहले, ठीक है, फ्राइडे आई थिंक एसएससी का रिजल्ट्स आए हैं, ठीक है, उसमें भी चेक करना, कुछ सब्जेक्ट्स में छोड़ देने से बहुत सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा होता है, जब वुमेंस कैटेगरी को सेपरेट किया जाता है तो उसमें रैंकिंग जो, या फिर बोल दो कि परसेंटेज जो कटअप रहता है वो हाईएस्ट होता है एज कम्पेयर टू जनरल मेल। ये भी देखो, तो ये एक एक इशू का नाम बोल रही हूँ, जो कि ऐसे इश्यूज बहुत जगह पे मिलते हैं एंड लॉ मेकिंग में भी यही सेम इश्यूज हैं। अगर अभी बोला गया है कि 33% रिजर्वेशन सीट्स रहेंगे लॉ मेकर्स के लिए, वो भी गर्ल्स के लिए, वुमेंस के लिए, ठीक है, इनइक्वालिटी फिर भी है। जब तक 50-50% नहीं होता तब तक इनइक्वालिटी है। फिर देखो होम में भी, घर पे भी, घर पे एक अगर मेल है, उसको घर का काम करके, फिर मार्केटिंग करके, फिर कॉलेज जाओ या स्कूल जाओ, कहीं पे पढ़ाने जाना नहीं पड़ता। वो बस खाना खाता है, कहीं से भी बाहर से मंगा के खा ले, या फिर घर से थोड़ा बहुत खुद के लिए बना ले, एंड वो चला जाता है अपने जॉब पे, ड्यूटी पे। अगर वुमेन है तो उसको घर संभालना है, खाना खा सकती है नहीं खा सकती है, उसको टाइम अगर मिला तो, उसके बाद उसको कहीं पे भी जॉब करती है तो उधर जाना है, वहाँ से फिर से आके फिर काम करना पड़ता है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल्स पे चला जाता है। ये हो गया इनइक्वालिटी घर पे भी, ठीक है। पहले का ट्रेडिशनल पॉइंट पे अगर इनइक्वालिटी देखोगे तो क्या था ना, इनइक्वालिटी था कि वुमेन्स को बोला गया कि वुमेन हो तो तुम घर संभालोगे, यू आर ओनली फॉर होम और मेकिंग होम जस्ट लाइक ए टेम्पल, एंड नर्सिंग दैम, नर्चरिंग दैम, मतलब किसको नर्चिंग दैम बोलेंगे, नर्सिंग अदर मेंबर्स ऑफ दिस होम, नर्चिंग योर क्या बोलते हैं अपने बच्चों को, चिल्ड्रंस, और इन लॉज इनको, और घर का खाना वाना बनाना है, घर को क्लीन रखना है, इतना काम। अगर मेन का काम देखेंगे तो मेन जाएगा बाहर, बाहर जाएगा जॉब करेगा, पैसे कमाएगा, डिसीजन मेकिंग लेने में। घर का इतना काम करने के बाद भी फीमेल्स को अलाउ नहीं किया जाता है कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, बट मेल यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। ये तो नॉर्मली सोचो, घर से अगर इतने इश्यूज हैं तो सोसाइटी में कितने इश्यूज होंगे वुमेन एंड मेन के लेके, ठीक है। फिर सोसाइटी में भी इश्यूज है, सोशल बिलीव्स भी एक तो चीज़ है ना। सोसाइटी में सेफ्टी के मेजर्स पे तो और भी इश्यूज आते हैं कि वुमेन्स को ज़्यादा सेफ्टी का नीड होता है, वुमेन्स आर नॉट फील फ्री एट नाइट आफ्टर 10 PM और 8 PM। उनको ऐसा लगता है कि उनको कुछ हो जाएगा। ऑब्वियस है, अभी तक भी अगर बाहर आप जाओ तो अकेले अगर हो तो 8 बजे के अंदर तो घर आ जाना है, अदरवाइज आप फील नहीं करोगे कि सेफ ही नहीं हो, सेफ फील नहीं करोगे। ये सारे इश्यूज हैं। रेप के केसेस आजकल बढ़ चुके हैं, मोलेस्टेशन भी बढ़ चुका है, इश्यूज बहुत ज़्यादा है। मैक्सिमम टाइम आपने सुना होगा गर्ल का रेप होता है या फिर वुमेन का रेप होता है, ओल्ड एज में भी वुमेन का ही रेप होता है, ऐसे सुना होगा। कभी बहुत ही रेयर केसेस में सुनने को मिलता है एक आध, अगर 100 का रेशियो लेना एक, तो 99% फीमेल का ही रेप होता है, 1% के केसेस में मेल का रेप होता है। एंड ये लास्ट ईयर सुनने को मिला था, एक 14 साल का लड़का है, 14 या 16 साल का लड़का था, उसको रेप किया गया था। एंड ये रेप पे उसको कुछ इशू नहीं है, बस एक है कि पेनफुल लगा होगा, थोड़ा ट्रीटमेंट हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, बट लाइफ बर्बाद ज़्यादातर फीमेल का ही होता है, बिकॉज उनको कोई सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करते। मेल को फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे, फीमेल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उनका अल्टीमेटली होता है कि सुसाइड करना पड़ता है। ये सारे इश्यूज हो गए आपके इनइक्वालिटी के बेसिस पे। यहाँ पे डिटेल नहीं लिखा गया, आप जितना डिटेल लिखना चाहो। क्यों बोल रही हूँ कि मार्जिनलाइज्ड ऐसा क्वेश्चन है कि उसमें सिर्फ वर्ड चेंज करना, स्टेरियोटाइप्स बीच बीच में 1-2 वर्ड्स में लिख देना, इंट्रो में स्टेरियोटाइप्स दे देना, आंसर दोनों के लिए बन जाएगा, ठीक है। ये है ट्रिक, तो ट्रिक के लिए इतना डिटेल समझा रही हूँ। एंड ये क्वेश्चन वुमेन इंपावरमेंट के आंसर्स में भी आप लिख सकते हो, 3-4 क्वेश्चंस में आप इसको अप्लाई कर सकते हो, इसलिए डिटेल बोल रही हूँ, ठीक है। ये बस आपका ट्रिक होना चाहिए कि आप कहाँ से कैसे यूज करोगे। अभी देखो, पीपल विद डिजेबिलिटीज, जिनको डिजेबिलिटीज है उनको क्या होगा। अभी पॉइंट्स खुद से आप मैनेज करेंगे, 1 2 3 4 करके खुद से लिखेंगे, मुझे सेंड करेंगे, मैं चेक करूंगी। पीपल विद डिजेबिलिटीज मतलब यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप आ जाएंगे, आप कितने ग्रुप को जानते हो मुझे बोलना। जस्ट लाइक डिजेबिलिटीज बोला गया ना, जो डिजेबल्ड है। अच्छा बताओ, जो लोग घर का काम नहीं करते या बाहर भी काम नहीं करते क्योंकि वो लेजी हैं एंड वो सोसाइटी के लिए कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते, तो उनको हम क्या बोलेंगे, डिजेबल्ड बोलेंगे। अगर मैं बोलूँ फिजिकल डिजेबल्ड है, फिजिकली दे आर नॉट एबल टू डू समथिंग, सो दे आर फिजिकली डिजेबल्ड। मेंटली दे आर नॉट एबल टू डू समथिंग, देन मेंटल डिजेबल्ड और मेंटल रिटार्डेशन बोला जाता है, मेंटली जो वीक है। एंड सम आर जस्ट लाइक द विजुअली हैंडीकैप्ड और विजुअली इम्पेयर्ड, मतलब जो आंखों से देख नहीं पाते हैं प्रॉपर्ली, जो कानों से सुन नहीं पाते हैं प्रॉपर्ली, तो उनको बोला जाता है हियरिंग हैंडीकैप्ड और द हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो इनके लिए एक प्रॉब्लम है कि हमने सोसाइटी में एक रूल बना दिया कि दे आर नॉट एबल टू डू समथिंग और दे आर नॉट एबल टू गिव देयर ओपिनियन इन द सोसाइटी, देयर पॉइंट्स आर वेरी माइनर एंड दे डोंट नो हाउ टू डील विद द डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ दिस सोसाइटी, so they are not important for this society, they are just like the wishless or useless thing and we are not included them. But government told us
कि they are very important and they are also the part of this country and they need support to continue their education and try to be a normal person in the society. हम चाहते हैं कि उन लोगों को भी हम सोसाइटी में समान अधिकार दे दें, ठीक है, ये पॉइंट्स को समझ लो। सो हम क्या करेंगे, अगर उनको स्टीरियोटाइप से बचाना है, बार बार जो बोला गया है, बार बार हमने उनको ये बोला कि तुम कुछ नहीं कर सकते, यही स्टीरियोटाइप्स है, तुमको कुछ नहीं आता, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, तुमको कोई देखेगा नहीं, तुम एक यूजलेस थिंग हो, यही सारे स्टीरियोटाइप्स है, रिपीटेड थॉट्स है, ओल्ड थॉट्स है, ठीक है। इसी हार्मफुल एजम्पशंस को, इरिटेशनल फियर्स को, ये जो डर रहता है, मतलब जैसे ऐसा डर जिसको हम बियर नहीं कर सकते, उठा नहीं सकते, या उसका जो बोझ है ना उसको हम सह नहीं सकते, ऐसे यहाँ पे डर क्रिएट किया जाता है इन लोगों के अंदर। तो इनको हमने क्या किया, नई सोसाइटी से जो स्टीरियोटाइप्स एंड मार्जिनेशन है उससे अगर दूर करना है तो इनको एजुकेशन में इंक्लूसिव चाहिए, मतलब नॉर्मल स्कूल्स में इनको इंक्लूड किया जाएगा विद द स्पेशल टीचर्स एंड द गाइड टीचर्स, सो दैट इनको हेल्प मिलने से ये भी पढ़ पाएंगे एंड नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो ईजीली कंफर्टेबली वो ग्रो करेंगे। तो ये पॉइंट लिखा गया, पीपल विद डिसेबिलिटीज हैड टू बैटल अगेंस्ट सेंचुरीज ऑफ बायस एजम्पशंस, हार्मफुल स्टेरियोटाइप्स एंड इरिटेशनल फियर्स। मतलब जो डिसेबल्ड है ना उनको, मतलब बोल सकते हो डिकेड हो गए, डिकेड आफ्टर डिकेड, सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज, 100 साल हो गए उनको लड़ना पड़ रहा है इसी सोसाइटी के अंदर उनके लिए। ये जो एजम्पशंस हैं, झूठे उनके ऊपर एलिगेशंस होते हैं, हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स होते हैं, उनसे खुद को बचाने के लिए लड़ना पड़ा। स्टिग्माटाइजेशन ऑफ डिसेबिलिटी, हमेशा उनके ऊपर टैग लग गया कि वो डिसेबल्ड है, वो कुछ नहीं कर सकते, वो एबल्ड ही नहीं है। अच्छा, एक्चुअल में क्या है पता है, जो इंसान काम नहीं करता या सोसाइटी में रहकर भी वो किसी चीज़ को हेल्प नहीं करता, उनको डिसेबल्ड बोलना चाहिए। ये लोग फिर भी सोसाइटी के अंदर रह के कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो ये डिसेबल्ड नहीं है, इस वर्ड को अभी हटा दिया गया। डिसेबल्ड वो होते हैं जो सोसाइटी में रह के भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ओवरटुक नहीं करते हैं या फिर हेल्प नहीं करते हैं सोसाइटी को, वो सब है, ठीक है। द स्टिग्माटाइजेशन ऑफ डिसेबिलिटी, ये जो टर्म लग गया उनके पीछे, रिजल्टेड इन द सोशल एंड इकोनॉमिक मार्जिनेशन। इनको जनरेशन आफ्टर जनरेशन विद डिसेबिलिटीज जो जितने लोग हैं उनको दबा के रखा गया, इनको माइनॉरिटीज़ के साथ दबा के रखा गया एंड इनको भी वंचित रखा गया सोसाइटी के मार्जिनेशन के थ्रू एंड इकोनॉमिक मार्जिनेशन के थ्रू, ठीक है। अगर मुझे एक कंट्री का इंप्रूवमेंट चाहिए, एक स्टेट का इंप्रूवमेंट चाहिए, तो वी नीड टू एक्सप्रेस देयर मोटिवेशन और एक्सप्रेस आवर मोटिवेशन टू दैम, ठीक है। हमें अपना मोटिवेशन को भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा उनके लिए। उनके प्रोपोर्शन में, पॉपुलेशन अगर चेक करो ना, द प्रोपोर्शन ऑफ डिसेबल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया अबाउट 21.9 मिलियन, जितने वर्ल्ड के पॉपुलेशन है उनमें से 21.9 मिलियन पॉपुलेशन, इतने प्रोपोर्शन में डिसेबल्ड पर्सन प्रेजेंट है। सोचो, इतने परसेंटेज में लोगों को अगर हम पढ़ाए नहीं, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो पॉपुलेशन तो क्या होगा, हम नहीं बोल सकते ना कि ओवरऑल लिटरेसी इंक्रीज हो रहा है बोल के, या इकोनॉमिक कंडीशन इंक्रीज हो रहा है बोल के, नहीं बोल सकते। सो इनको भी पढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। The percentage of disabled population to the total population is 2.13%। अगर टोटल परसेंटेज है 100, उनमें से उससे 2.13% आपका डिसेबल्ड है, ठीक है, इनको चाहिए। अभी देखो, शेड्यूल कास्ट, दलित जिसको बोले जाते हैं, शेड्यूल कास्ट, एससीज। द कास्ट सिस्टम इज अ स्ट्रिक्ट हायरार्किकल सोसाइटी सिस्टम। आपको सोशल क्लास समझाया था, सबसे ऊपर जो रहते हैं, देखो ये जो शेप है बहुत छोटा है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ये हायर क्लास है। इसके बाद हायर क्लास के बाद आता है मिडिल क्लास वाले, ये दीज आर द मिडिल क्लास। इसके बाद आ जाएगा एससीज, देन एसटीज आएंगे एंड माइनॉरिटीज़ भी आएंगे, और भी माइनॉरिटीज़ आएंगे। द कास्ट सिस्टम इज अ स्ट्रिक्ट हायरार्किकल सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन अंडरलाइंग नोशन ऑफ द प्योरिटी एंड पॉल्यूशंस। बहुत सारे पॉल्यूशंस हैं, प्योरिटी भी है, पॉल्यूशंस भी है। ये पॉल्यूशन किसके बेसिस पे, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूशन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। ये पॉल्यूशन हो सकता है लोगों के सोच के ऊपर, लोगों के थिंकिंग के ऊपर, एबिलिटीज़ के ऊपर, या फिर लोगों के जो स्टिग्माटाइजेशन प्रोसेस है कि किसी को भी ब्लेमिंग करना, किसी को भी पॉइंट आउट करना कि तुम बीमार हो तो तुम डिसेबल्ड हो, ठीक है, तुम डिसेबल्ड हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, यही बोलना एक क्या है, ब्लेमिंग होता है दूसरे लोगों पे, एंड यही चीज़ दूसरे लोगों को एक्चुअल में डिसेबल्ड बनाते हैं। जितना उनके हाथ पैर कान मुंह खराब होने से नहीं होता, उससे ज़्यादा हम लोगों को बोल के डिसेबल्ड बना देते हैं, वीक बना देते हैं, ठीक है। द मार्जिनेशन ऑफ दलित इन्फ्लुएंसेस ऑल स्फीयर ऑफ देयर लाइफ, पूरे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। वायलेटिंग बेसिक ह्यूमन्स राइट्स सच एज, इनको कुछ भी ह्यूमन राइट्स भी सही से नहीं मिलते, जैसे सिविल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। ये मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द लोअर कास्ट
देखो बहुत सारे प्रोपोर्शन लोअर कास्ट में, एंड दलित्स आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर लिवलीहुड। अभी तक वो दूसरों के ऊपर निर्भरशील है अपने बचाव के लिए, अपने जीवन शैली के लिए और जीविका के लिए, ठीक है, अभी तक ये डिपेंड करते हैं, ठीक है। अभी चलो आगे। अभी यहाँ पे और ऊपर इतना ज़्यादा नहीं लिखना है कि ये क्या है नहीं है, आपको डायरेक्ट आ जाना है शेड्यूल ट्राइब में। शेड्यूल ट्राइब लाइक शेड्यूल कास्ट जैसे एससी में थे वैसे ही है, इनको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन होता है, स्ट्रक्चर के बेसिस में इनको लोअर क्लास में रखा गया है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे रखे गए हैं शेड्यूल ट्राइब को इस लास्ट ग्रुप में, ठीक है। तो सोच लो ये ज़्यादा नंबर में है बट इनको सुविधाएं कम मिल रही थी, पहले कम मिल रही थी, ठीक है। सो विद इन द इंडियन सोसाइटी, ये ज़्यादातर इंडियन सोसाइटी में ही हो सकता और कोई अदर सोसाइटी या अदर कंट्रीज़ के सोसाइटी में नहीं होता। अनलाइक द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब आर ए प्रोडक्ट ऑफ द मार्जिनाइजेशन। ये किसका प्रोडक्ट है? मार्जिनाइजेशन का। इसको भी भेदभाव करते हुए हमने सेपरेट करके रख दिया, सेपरेट कर दिया रिच फैमिली के ग्रुप से, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन इथनिसिटी इन इंडिया द शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, देखो इंडिया में कितना पॉपुलेशन है 84.3 मिलियन एंड इज कंसिडर्ड टू बी द सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज। इनको वंचित रखा गया, डिसएडवांटेज बोला गया ना, सोशली इकोनॉमिकली, समाज से भी और इकोनॉमिक कंडीशन से भी, ठीक है। एंड देयर परसेंटेज इन द पॉपुलेशन नंबर हाउएवर वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। इनका जो पॉइंट है जैसे 2.13 पॉपुलेशन परसेंटेज पॉपुलेशन था टोटल इंडिया के पॉपुलेशन में एससी, वैसे यहाँ पे इतना मेंशन नहीं किया गया बिकॉज ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, अलग अलग स्टेट में दूसरे स्टेट में दूसरा पॉपुलेशन रेट है, इसलिए दे आर मेनली लैंडलेस। इनका कोई अपना जमीन जायदाद नहीं होता है। अभी के टाइम पे फिर भी बहुत एसटी एससीज ने अपना जमीन जायदाद खरीद लिया, घर बार बना लिया, सब कुछ कर लिया, बट पहले के टाइम पे कुछ नहीं था। एंड इनका कंट्रोल भी बहुत कम था अपने रिसोर्सेज के ऊपर। रिसोर्सेज मतलब क्या होता है? लैंड हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाटर हो गया, ये सब रिसोर्सेज है, वो खुद के कुछ भी नहीं थे। दे कंस्टिट्यूट ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स। ये ना ज़्यादातर काम कहाँ पे काम करते थे बताओ? प्लांटेशन लेबरर्स, जो ज़मीन जायदाद जो होता है ना संभालते थे, जो नौकर चाकर जैसा काम करना, ये सब थे, या ज़मीन में जाके काम करना वो कर रहे थे। ये कैजुअल लेबर्स भी हर दिन किसी के घर पे जाके काम करना, इंडस्ट्रियल लेबरर्स जैसे प्लांट में भी काम करना, तो ये सब है। तो जिसकी वजह से इनको प्रॉपर्टी भी मिल गया एंड लो लेवल ऑफ एजुकेशन भी मिलता है, क्योंकि ये हमेशा जीने के लिए खाने के खोज में ही रहते हैं, संधान में रहते हैं, तो हमेशा प्रॉपर्टी लाइन पे रह गए। लो लेवल्स ऑफ एजुकेशन, पुअर हेल्थ भी हो गया, जिसकी वजह से हेल्थ केयर सर्विसेज इनको प्रॉपरली नहीं मिले, एंड पुअरेस्ट स्ट्रेटा में ही सोसाइटी के नीचे लेयर में ये रह गए, ठीक है। और एज्ड पीपल आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट मूव करना है चिल्ड्रन में, बच्चों में लिखना है, ठीक है। तो आपको 6 ग्रुप के जगह पे आप लिख देना 5 ग्रुप लिख देना, आपको छठवा नहीं लिखना है, क्योंकि एज ग्रुप में हर एक ग्रुप से एज ग्रुप वाले होंगे। बुढ़ापा, जो बूढ़े हो जा रहे हैं ना, उनको आजकल के लोग क्या कर देते हैं, पॉइंट है, राइट। सो हमने वुमेन पढ़ा, एससी पढ़ा, एसटी पढ़ा, अच्छा यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, और एक मैंने लिखा एज ग्रुप लिखा, एंड 5th पॉइंट में मैं बच्चे के बारे में लिख रही हूँ, चिल्ड्रन, ठीक है। और 6th पॉइंट में मैं मेंशन कर रही हूँ हैंडीकैप्ड, ओके। सो मैं ना लास्ट पॉइंट में आ गई थी जो कि चिल्ड्रन पढ़ा रही थी, हैंडीकैप्ड पहले ही आ जाता है, तो इतने पॉइंट्स को हमने कवर किया था। सो वुमेन में फटाफट से एक के बाद एक बता रही हूँ। वुमेन में क्या हो रहा है कि वुमेन के कंडीशंस में, पहले सही में बोल रही हूँ, एक बार कल वीडियो देखना प्रॉपरली, थोड़ा एक बार बस बीच का 15-20 मिनट का वीडियो देख लेना, आपको बहुत कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जो बुक में भी मेंशन नहीं है, बट क्यों आंसर बोल रही हूँ, वो स्टीरियोटाइप के भी क्वेश्चन में आ जाएगा और इसके भी क्वेश्चन में आ जाएगा, इसलिए आंसर वैसा बोला गया है, ठीक है। थोड़ा सा लिखना, नोट डाउन करना, मेरे पॉइंट्स को सुन के लिखना, ठीक है। तो मैंने वुमेन्स में ये मेंशन किया था कि इनइक्वालिटीज वुमेन्स को लेकर कहाँ कहाँ होता है, इकोनॉमिकली एंड सोशियली वुमेन्स को इशूज़ होते हैं, एंड वुमेन्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है उनके सेक्शुअल डायमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग, या फिर सेक्शुअल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ये किया जाता है। अगर मैं इनइक्वालिटी देखूं तो लॉ मेकर्स के अकॉर्डिंग वुमेन्स का इनइक्वालिटी क्या जाता है, स्कूल्स में भी, एजुकेशन सिस्टम में भी, फिर जॉब सेक्टर्स में भी, प्लस घर पे बाहर भी, बहुत सारे थिंग्स पे वुमेन्स को सेपरेट किया गया है। रीजंस बहुत है, ट्रेडिशनल पॉइंट से लेके अभी तक का देखोगे अगर, ये वुमेन्स का गया। वैसे ही इकोनॉमिकली और भी कोई डिप्राइव्ड है या फिर वंचित है, मार्जिनलाइज्ड है, जो स्टीरियोटाइप्स चला रहा है, वो हैंडीकैप्ड है। हैंडीकैप का मतलब क्या होता है? जो हैंडीकैप होते हैं उनका मतलब होता है कि दे आर नॉट एबल टू डू समथिंग। अगर मैं बोलूँ दे आर डिजाबल्ड, मतलब हम एबल्ड नहीं है कुछ करने को, सो दे आर डिजाबल्ड, और हम एज डिजाबल्ड है। डिजाबल्ड इन द सेंस क्या होता है, अगर कोई इंसान सोसाइटी में रहकर भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं लेता या शेयरिंग नहीं करता अपने पॉइंट्स को, अपने थॉट्स को, अपने डिसीजंस लेने के लिए वो कैपेबल नहीं है, या फिर किसी को हेल्प करने के लिए कैपेबल नहीं है, प्रोडक्शन में हेल्प नहीं कर सकता सोसाइटी के लिए, इकोनॉमिकली प्रोडक्शन या प्रोड्यूस नहीं कर सकता, तो अब हम उनको हैंडीकैप्ड बोलते हैं। बट अभी सोचो हैंडीकैप को वर्ड हम
किस में यूज़ कर लेते हैं? जो फिजिकली अनफिट है, ये सब काम करने के लिए, उनको हमने हैंडीकैप्ड बोला। सो हैंडीकैप्ड भी अगेन कितने वेराइटीज़ में आते हैं, जैसे बहुत वेराइटीज़ हैं। हैंडीकैप्ड पर्सन जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, मेंटली रिटार्डेड हो सकते हैं, जो मेंटली वीक हैं, दे आर नॉट एबल टू डू देयर वर्क बाय ओन सेल्फ और बाय ओन, खुद से नहीं कर सकते, तो उनको भी हम हैंडीकैप्ड बोल रहे हैं। जो कानों से सुन नहीं सकते वो हैंडीकैप्ड है, हियरिंग इम्पेयर्ड है और हियरिंग हैंडीकैप्ड है। जो देख नहीं सकते वो विजुअली इम्पेयर्ड और विजुअली हैंडीकैप्ड है। तो ऐसे करके आपके हैंडीकैप्ड के ग्रुप्स में भी बहुत आते हैं, ठीक है। सपोज एक पर्सन बहुत ही लॉन्ग पीरियड तक बीमार है, तो वो कुछ काम नहीं कर पा रहा, तो वो भी हैंडीकैप्ड है। तो ये सारे लोगों को सोच लो, अगर पूरे पॉपुलेशन से अगर काउंट करो ना, सो अबाउट 30-40% पॉपुलेशन जो है वो क्या है, कुछ ना कुछ बीमार से जूझ रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से वो हैंडीकैप्ड हो चुके हैं। सो दैट मीन्स ये सारे लोग वोट नहीं दे सकते, या फिर क्या सपोर्ट नहीं कर सकते, या फिर शेयरिंग नहीं कर सकते। इनको हमने सोसाइटी ने बार बार डिजेबल्ड बोल बोल के ज़्यादा डिजेबल्ड बनाया हुआ है। तो इनको अगर नॉर्मल स्कूल्स में भेजा जाए पढ़ने के लिए, इनको भी हम अगर सब कुछ सेम दे दे, अपॉर्चुनिटी सेम दे दे, विद सेम काइंड ऑफ लव, गाइड, अफेक्शन, तो ये भी सोसाइटी का कुछ पोर्शन में हेल्प कर सकते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। तो ये हैंडीकैप पॉइंट्स में आया। एससीज एंड एसटीज में चले जाओ। एससीज में क्या है, अराउंड टोटल पॉपुलेशन का 2.13 पॉपुलेशन आपके एससीज हैं, ठीक है। एंड एससीज को अगर हम मिलियंस में देखते हैं, अराउंड आप बोल सकते हो 20+ मिलियंस में लोग हैं जो एससीज हैं। एंड ये नंबर्स वेरी भी करता है, नाउअडेज ये और भी इंक्रीज हो चुका है, 2000 मतलब 29-30 मिलियंस तक आ चुका है। एंड ये क्या हो गया कि इनको हमने सोसाइटी में सबसे नीचे वाले लेयर में रख दिया, ड्यू टू इकोनॉमिकल कंडीशन, ड्यू टू द सम वर्क और ड्यू टू द सम एक्टिविटीज़। इनका क्या था पहले के टाइम पे ना, इनको बार बार हम अलग करते जा रहे थे, क्योंकि इनका कोई भी मतलब समानता नहीं था हमारे साथ, मतलब अपर क्लास के साथ। तो अपर क्लास वालों ने इसको सेपरेट कर दिया एंड इनको रखा गया कि ये अभी तक भी कुछ जगह पे लेबरर का ही काम करते हैं। जस्ट लाइक किसी के घर पे काम करना, या फिर किसी के अंडर पे काम करना, किसी को कुछ चाहिए तो वो ला के देना, तो यही काम करते थे। सेम वे से इनकी जैसे और एक ग्रुप है एसटीज। तो ये ग्रुप में अभी के टाइम पे डेवलपमेंट इतना रेंज हो गया कि ये इक्वल हो गए हैं, कुछ कुछ इनमें भी ऐसे हो गए जो बहुत इनकम करते हैं, बहुत ज़्यादा ही ग्रो कर चुके हैं। बट पहले के पॉइंट ऑफ व्यू में यही सारे स्टेरियोटाइप्स थे। दीज आर द स्टेरियोटाइप्स, जो मैं पॉइंट बोल रही हूँ एंड आपको बुरा लग रहा होगा कि यही सब स्टेरियोटाइप्स हैं। यही पॉइंट्स मेंशन किया गया कि इकोनॉमिकली एंड सोशली जो वो डिजर्व करते थे, जो हम सारे लोग डिजर्व करते इक्वलनेस, वो इक्वलनेस हमें प्रोवाइड नहीं किया गया। तो एसटीज में भी सेम पॉइंट्स आता है। एंड पता है इस एसटीज में अराउंड बोल लूँ तो 84 मिलियंस लोग अभी तक प्रेजेंट है, पॉपुलेशन में प्रेजेंट है। तो सोचो एसटीज से भी ज़्यादा एसटीज है। एंड नियर अबाउट हमारे जो कला संस्कृति है, कल्चर है, तो वो सबको पकड़ के भी यही लोग रखते हैं अपने अपने कास्टिज्म के अकॉर्डिंग, रेसिज्म के अकॉर्डिंग। बट इनको हमने ऊपर बढ़ने नहीं दिया, ठीक है। दैट मीन्स हमारे सोसाइटी ने यही सारे बातों को रिपीट कर करके, तो उनका भी वही थिंकिंग रह गया अपर क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए। तो हम सारे इक्वलनेस करने के लिए और भी टाइम चाहिए, ठीक है। जब तक ये बोला गया ना रेंज, जब तक वुमेन, चिल्ड्रन जो भी है, जो भी क्लास से बिलोंग कर रहा है, प्लस जो एस टी एस सी है, सारे क्लास के सेम नहीं हो जाते, तब तक ये इश्यूज रहेंगे। नेक्स्ट देखो, पूरा ग्रुप का हो गया, बच्चों के बारे में बाकी था। क्या हम यहाँ तक समझ गए? अभी बोला था 84 मिलियंस, तो 84 मिलियंस एसटीज प्रेजेंट है। इधर अगर चेक करोगे शेड्यूल कास्ट में, दलित ग्रुप्स इसको बोले जाते हैं, तो दलित ग्रुप्स में ये नंबर मेंशन नहीं है प्रॉपरली, अराउंड 20 मिलियंस थे, ठीक है। इनका नंबर और भी इंक्रीज हो रहा है। एंड ये जो आपको मैंने बोला एल्डरली एज ग्रुप, ये ना हम सारे हैं, हमें भी बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं जॉब के अकॉर्डिंग, हमें भी बहुत सारे जगह पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो उस बेसिस पे लिखा गया। बट ये एक्चुअल में मार्जिनलाइज्ड ग्रुप में ज़्यादा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये इसलिए मैंने कट कर दिया, नहीं चाहिए। आपको डायरेक्ट आना है बच्चों पे। तो चिल्ड्रन मोर्टालिटी, देखो मोर्टालिटी बोलेंगे, ठीक है, बच्चे मर रहे हैं। मॉर्बिडिटी, उनको मतलब जस्ट लाइक कमज़ोर बना दिया जा रहा है, या फिर वीक बना दिया जा रहा है, या फिर उनमें कोई ना कोई अभी आजकल के बच्चों में बीमारी आ रहे हैं, ठीक है। among children are caused and compounded by poverty, किस लिए हो रहा है? कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, हम उनको भी डिस्क्रिमिनेट करें उनके पॉवर्टी के बेसिस पे, गरीब के बेसिस पे, गरीबी के बेसिस पे, सक्सेस के बेसिस पे, कास्ट पोजीशन इन सोसाइटी में उनके कास्ट पोजीशंस को लेके। अभी देखो यहाँ पे पॉइंट्स इतनी बड़े बड़े से हैं, थोड़ा सा बस इसको अच्छे से समझना है, थोड़ा बड़ा लिखना है, बच्चों के लिए बहुत इश्यूज आ रहे हैं, जस्ट लाइक अर्ली मैरिज, ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशंस, गंगूबाई मूवी था, जान चुके हो ये सब। तो ये सब के बारे में थोड़ा लिखना है तो आपको डिटेल जाना पड़ेगा। एंड इधर सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है। पहले तो यहाँ पे पॉइंट लिख दो,
कि चिल्ड्रन मोटालिटी बोला गया, MORTALITY। नाटालिटी मतलब बर्थ रेट होता है, मोटालिटी मतलब डेथ रेट होता है, ठीक है। ऑल दिस हैव कॉन्सिक्वेंसेस ऑन देयर न्यूट्रिशन इनटेक। ये क्यों हो रहा है, बच्चों के डेथ रेट क्यों बढ़ रहे हैं, छोटे बच्चे आज जन्म से पहले ही मर जा रहे हैं, क्यों मर रहे हैं ना, उनको खाना प्रॉपर नहीं मिला, न्यूट्रिशन इनटेक प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक्सेस टू हेल्थ केयर अच्छे से, अगर गरीब है तो हमें अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास लिया नहीं जाता है। हम लोग सोचते हैं बार बार, अगर एक कैंसर पेशेंट हो गया ना कोई बच्चा, तो उसको पूछा जाता है डॉक्टर को कितना दिन बचेगा। अगर वो फर्स्ट स्टेज में है फिर भी मेहनत किया जाएगा, पैसा लोन लिया जाएगा, कुछ ना कुछ किया जाएगा हेल्थ के लिए, एंड उसको सही किया जाएगा। अगर बोला गया कि थर्ड स्टेज और लास्ट स्टेज में है तो डॉक्टर को दिखाते भी नहीं हैं पेरेंट्स, ऐसे भी हो जाता है। एनवायरमेंट एंड एजुकेशन की वजह से भी हम लोग पिछड़े हुए हैं, बच्चे तो बहुत ही पीछे रह रहे हैं, क्योंकि उनको स्लम एरियाज़ में अगर बर्थ उनका हो गया देन उनका पढ़ाई खत्म। उनको पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी अमंग चिल्ड्रन, पूरा डायरेक्ट आ रहा है। इन इंडिया गर्ल चाइल्ड मतलब एक तो वो लड़की है तो और सोचो क्या होगा, फेसेस डिस्क्रिमिनेशन एंड डिफरेंशियल एक्सेस ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब ऐसा होता है ना, घर पे अगर दो बच्चे, आप लोगों को कभी फील नहीं हुआ होगा, बट अगर फिर भी कोई गरीब के घर पे अगर पैदा हुए हो, जिसका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही पुअर है, तो वो जानते होंगे कि एक अगर घर पे खाना बहुत ज़्यादा बना है तो उस दिन खाना सबको मिलता है भरपेट, बट अगर कम बना है तो अगर आपका भाई और आप हो, लड़की हो आप, सो आपके भाई को ज़्यादा खाना दिया जाएगा, आपको कम। अगर एजुकेशन सिस्टम में देखेंगे तो एजुकेशन में भी क्या होगा ना, एक गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स में दिया जाएगा, और एक प्राइवेट इंग्लिश मीडियम हाईली डोनेशन बेस्ड स्कूल्स में लड़के को भेजा जाएगा, जहाँ पे एजुकेशन उसको प्रॉपर मिले, तो वो इकोनॉमिक कंडीशन हमारा घर का संभालेगा, इसलिए, ठीक है। फिर देखो जेंडर बायस्ड मतलब जेंडर बेस्ड वायलेंस तो और भी है। फॉलिंग सेक्स रेशियो, आज के टाइम पे सेक्स रेशियो देखोगे ना, डे बाय डे और भी फॉल करता है। बीच में अभी ना सेम हो गया था, फिर भी चेंज हो रहा है। एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजीज टू एलिमिनेट द गर्ल चाइल्ड, आज के टाइम पे टेक्नोलॉजीज का बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है गर्ल चाइल्ड के नंबर्स को डिक्रीज करने के लिए। अरे एबॉर्शन पहले चेक कर लिया जा रहा है अल्ट्रासाउंड के थ्रू कि ये गर्ल है या बॉय, उसके बाद अगर कोई भी हिंट डॉक्टर देता है उसके बेसिस पे उसको मार दिया जाता है। द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस वायलेशंस, ये इसका रिजल्ट क्या आया, ये वेरियस है, रेंजिंग फ्रॉम द चाइल्ड लेबर हो सकता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग टू कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, मेनी अदर फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड अब्यूज, इनको फील करना पड़ रहा है। अगर एस्टिमेशन देखोगे 12.6 मिलियन चिल्ड्रन एंगेज हैजर्डियस ऑक्यूपेशन, खराब कामों में लगा दिया गया 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग। फॉर इंस्टेंस इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन लेबरर अंडर द एज 14 इन द वर्ल्ड, ठीक है। Among children there are some groups like street children, जो रास्ते में सोते हैं ना जो बच्चे, उनको abandoned children भी बोल सकते हो, जो कि टूटे हुए घर पे रहते हैं या फिर ब्रिज के नीचे सोते हैं। ये सारे जो बच्चे, इवन इफ जो आपके स्ट्रीट लाइट्स के नीचे पड़े हुए रहेंगे देखना, या सोए हुए रहेंगे, या आपको मांगते रहते हैं पैसे खाना ऐसा, एंड जो स्टेशन में भी सोते रहते हैं आजकल के टाइम पे, वो सारे हो गए ये बच्चे। तो उनको देखो कितना इश्यूज हो रहा है। चिल्ड्रन ऑफ सेक्स वर्कर्स, जो ऑलरेडी प्रोस्टिट्यूट्स हैं, उनके बच्चे, क्या प्रॉब्लम है उनके बच्चों के साथ, क्यों ये सोसाइटी ख़राब बिहेव करता है। इवन हम भी करते हैं यही से सोच के, मतलब कितना ख़राब जोन से है, बट कुछ तो एक प्रॉब्लम होगा ना, उसके मदर ने ये सब काम किया होगा। तो सोचो ये सारी चीज़ आजकल बहुत ही ज़्यादा एडिशनल फॉर्म में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर रहा है, यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ पे आओगे ना, देखो बहुत सारे और चीज़ छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, अनदर ग्रुप्स दैट फेस स्टिग्मा, यही सारे जो ऊज आउट हो रहे, निकल के आ रहे ना, उभर के आ रहे पॉइंट्स क्या है डिस्क्रिमिनेशन के, सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ हो सकते हैं। क्या है ये सारे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर्स, गे, बाइसेक्सुअल, कोठी, हिजड़ा, ये सारे, ठीक है। इनको वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया सोसाइटी में, हेल्थ सिस्टम में भी। अगर एक हिजड़ा बीमार होता है तो उसको डॉक्टर चेक करना पसंद नहीं करता, ठीक है। एंड अगर आपने गंगूबाई देखा होगा, तो मैं तो मूवी ही नहीं देखी, बट उसका जितना भी स्टोरी मैंने सुना है कि ऐसे ही एक टीनेजर गर्ल को फंसा के लव में किसी ने लाया, वहाँ ला के बेच दिया कोठे में, एंड उसके साथ बार बार बुरा काम किया गया। लास्ट में उसने अपना हक दिखाया और जोरदार लड़ी, तो कुछ लोगों का जान बचा पाई। इतना मैंने कंसेप्ट समझा। तो वहाँ पे सोचो उसने और भी बहुत कुछ बोला था कि उनके साथ रेप मोलेस्टेशन रेगुलर है। तो सोचो इन लोगों के साथ कैसा ट्रीट किया जाता होगा, और भी ज़्यादा, ठीक है। बाइसेक्सुअल है, हिजड़ा है, गे है, या लेस्बियंस है। लेस्बियंस अपने मज़े से करते हैं, जैसे कि हो गया एक गर्ल को पसंद करती है, गे में एक बॉय की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, तो ये अलग चीज़ है। ट्रांसजेंडर्स आप जानते ही हो, बट जो कोठी में रहते हैं या जो प्रोस्टिट्यूशन में फंस चुके हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो अपने बॉडी को बेच रहे हैं कि उनके बच्चे बड़े हो सके, खाना खा सके, और प्रोस्टिट्यूट में आ गए हैं क्योंकि उनके फैमिली को वो चला सके।
वो एक ऑक्यूपेशन की खराब ऑक्यूपेशन है, बट वो ट्राई कर रहे हैं कि सॉल्व आउट करके एक अच्छे लाइफ में बीत जाए, मतलब वापस चले जाएँ। बट उनके बच्चों को हम स्कूल्स में नहीं एंटर करते या फिर पढ़ाई उनको नहीं दिया जाता, ये सारे भी हैं। तो ये सारे हेल्थ सिस्टम में भी देखने को मिला सोसाइटी में, ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ द हेटेरोनोमस सेक्सुअल रिलेशनशिप। हेटेरोनोमस सेक्सुअल रिलेशनशिप क्या है? मेल फीमेल ही एक साथ रह सकते हैं, मतलब शादी भी उनके अंदर ही होगा, लेस्बियंस के अंदर नहीं, या फिर गे के अंदर नहीं। आजकल अलाउ किया जा रहा है सेम सेक्स मैरिज, बट पहले के टाइम पे नहीं था। सो ओनली फॉर्म ऑफ नॉर्मल एक्सेप्टेबल रिलेशन विद इन दी सोसाइटी। हम किस सोसाइटी में हैं ना, जहाँ पे सिर्फ डोमिनेंस ग्रुप है, जैसे कि मेल एंड फीमेल का मैरिज हुआ तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल्स हु आर आइडेंटिफाइड एज हैविंग सेम सेक्स सेक्सुअल प्रेफरेंस, जो मैरिज करना चाहते हैं सेम सेक्स में, आर रिडिक्यूल्ड एंड ऑस्ट्रासाइज्ड बाय देयर ओन फैमिली। उनको निकाल दिया जाता है अपने फैमिली से ही, एंड लेफ्ट विथ वेरी लिमिटेड सपोर्ट स्ट्रक्चर। उनको सपोर्ट स्ट्रक्चर भी बहुत कम दिया जाता है। कम्युनिटी में लोग भी उनको बहुत ही गंदी नज़र से देखते हैं, एंड केयर सपोर्ट भी बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट्स था। और नहीं चाहिए आगे की तरफ, लास्ट नेक्स्ट कंक्लूजन में जाओगे। दो देयर हैज़ बीन सम इम्प्रूवमेंट इन द सर्टन स्पीयर, अभी तक बहुत सारे सर्टन स्पीयर्स में हम लोग काम कर रहे हैं, और एनजीओज भी बढ़ चुके हैं, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बढ़ गया है, जो कि ये सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा है, एंड इम्प्रूवमेंट हो चुका है। इन सब बच्चों को भी पढ़ाई करवाया जा रहा है, एजुकेशन रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम्स दिए जा रहे हैं, सब कुछ दिया जा रहा है, तो पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैज़ नॉट इम्प्रूव। अभी तक इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मगर थोड़ी में डेवलप्ड हुआ है, 90% बहुत बाकी है। देयरफॉर व्हाट मिनिमम नीड्स टू बी डन। तो आपको क्या करना चाहिए, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे लिखेंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आप अपने तरफ से एज ए टीचर क्या करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया था मेरे एग्जाम में, कि मैं यहाँ पे एज ए टीचर इन बच्चों को फ्री एजुकेशन दूंगी, बिकॉज आई एम ए टीचर, सो आई स्पेंड सम टाइम टू स्प्रेड लव एंड अफेक्शन टू दैम, एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ देम एंड देयर एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो। सो इतना मैंने ऐड किया था यहाँ पे। ठीक है, तो बस आपको क्या भी ऐड करना है कि इसी आंसर में स्टीरियोटाइप्स का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड मीनिंग डाल देना है, तो पूरा आंसर आपके 2 क्वेश्चंस के लिए बन जाएगा। ठीक है, कल के क्लास में आप रोल ऑफ मीडिया पढ़ेंगे, वो कैसा स्टीरियोटाइप्स को बनाता है एंड तोड़ता है, वो देखना है। उसको एक फैक्टर माना गया है। इतना आपको करना है, करके मुझे 2 आंसर का एक प्रॉपर आंसर बना के आप दिखाएंगे। ठीक है, इतना आपको गिवन है टास्क। क्या Thanks for watching my videos. Guys, please subscribe my channel and share with your friends and family.